नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको भी हम साथ में यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। साथियों बताना चाहूँगा, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने साथियों? तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन ड्रमानी महामा। ठीक है साथियों, ये 2025 में जनवरी में घाना के नए राष्ट्रपति बने। आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। तो जॉन ड्रामानी महामा ने 7 जनवरी 2025 को घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली साथियों। ये दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 56.55% वोट के साथ जीतने के बाद उनके कार्यकाल में वापसी का प्रतीक है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कितना परसेंट को वोटिंग परसेंटेज मिला है? 56.55%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कल्पेनी द्वीप जो खबरों में था साथियों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु या पुडुचेरी। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन है लक्षद्वीप। आइए इसके बारे में देखते हैं। लक्षद्वीप में कल्पेनी द्वीप के पास गोताखोरों ने 17वीं या 18वीं सदी के यूरोपीय युद्धपोत को संभावित मलबा खोजा है साथियों। कल्पेनी द्वीप अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा है साथियों, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 2.79 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है साथियों, ये केरल के कोची से 287 किलोमीटर दूर है, जबकि कवरत्ती द्वीप से दक्षिण पूर्व में स्थित है साथियों। कल्पेनी तिलक्कम, पित्ती और चेरियम टापुओं के साथ एक एकल अटोल बनाता है साथियों। और यह द्वीप प्रबाल भित्तियां, साफ पानी और सफेद समुद्र तटों 2.8 किलोमीटर चौड़े लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ स्नॉर्कलिंग और स्कूबा ड्राइविंग के लिए आदर्श है साथियों। तो यहाँ पे स्कूबा ड्राइविंग बहुत अधिक होती है साथियों। द्वीप की संस्कृति इसकी मलिकू समुदाय की विरासत को दर्शाती है साथियों, जिसमें केरल के समान जलवायु है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मतलब इसरो के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, अनिल भारद्वाज, वी नारायण या शिव प्रसाद। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है वी नारायण। इन्हें अब नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों और अंतरिक्ष सचिव। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो ध्रुव प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक डॉक्टर वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है साथियों। और 14 जनवरी 2025 को 2 साल के कार्यकाल या अगले आदेश तक एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। तो अभी जो करंट अध्यक्ष हैं साथियों और अंतरिक्ष सचिव है वो एस सोमनाथ है, ये उनका स्थान लेंगे। प्रणोदन विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण 1984 में इसरो में शामिल हुए साथियों, और इन्होंने किस किस परियोजना पे काम किया था? उनका नाम है ASLV, PSLV, GSLV साथियों, MKII और GSLV एंड MKIII साथियों। तो इन परियोजनाओं पे इन्होंने काम किया साथियों जब से इसरो में शामिल हुए। और इन्होंने चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग के लिए विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की साथियों, और चंद्रयान 3 के लिए प्रणोदन प्रणाली प्रदान की है साथियों। ठीक है, और इसके पूर्ववर्ती एस सोमनाथन ने चंद्रयान 3, आदित्य L1 गगनयान की पहली उड़ान सहित प्रमुख मिशनों का नेतृत्व किया। आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग हुई थी, आदित्य L1 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था साथियों, गगनयान मिशन की पहली उड़ान, ये सब किसके नेतृत्व में किया गया है साथियों? ये जो अभी करंट हमारे एस सोमनाथ जी उनके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों कि किसे नियुक्त किया गया नया अध्यक्ष। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है साथियों? साथियों यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं साथियों। तो साथियों ये योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह योजना चालू की गई है। ये योजना मोटर वाहनों के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं को कवर करेगी साथियों। इसे ईडार और एनएचएस सिस्टम को मिलाकर एक आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाएगा। ठीक है साथियों। और अभी साथियों चंडीगढ़ में इसका एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिसे 6 राज्यों में विस्तारित किया जाएगा और गोल्डन आवर्स के दौरान समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने पर केंद्रित होगा। मतलब क्रिटिकल टाइम, एक्सीडेंट होने के टाइम जो क्रिटिकल टाइम होता है उसी समय पर कैसे हम चिकित्सा प्रोवाइड कर सकें, उस पर अभी इसका फोकस रहेगा इस पायलट प्रोजेक्ट का साथियों। और पहलों में साथियों ट्रकों के लिए उन्नत चालक सहायता प्रणाली एडास, ई रिक्शा सुरक्षा दिशा निर्देश, वाहन ट्रैकिंग एंड डिवाइस और चालक प्रशिक्षण संस्थान शामिल है साथियों। मार्च 2025 तक वाहन पंजीकरण और निगरानी के लिए फेसलेस सेवाओं को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा। ठीक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? आपके ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। तो साथियों सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो महाराष्ट्र के यवतमाल में टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य से एक नर बाघ ने 500 किलोमीटर की यात्रा करके सोलापुर तक का सफर किया साथियों, जो एक असामान्य यात्रा थी। टिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित है साथियों। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे दक्षिणी महाराष्ट्र का हरा नखलिस्तान कहा जाता है साथियों। यहाँ पूर्णा, कृष्णा, भीमा और ताप्ती जैसी नदियों से सिंचित है, जो प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध कराती है। यह अभ्यारण्य प्राचीन लावा गतिविधियों द्वारा निर्मित बेसाल्ट क्षेत्र में स्थित है साथियों। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा साथियों ट्विग स्टेट क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक समय स्तरीकृत वंशावली विश्लेषण उपकरण है साथियों ये। आइए इसके बारे में देखते हैं। शोधकर्ताओं ने नेचर स्टडी में समय समय स्तरित वंशावली विश्लेषण के लिए एक उपकरण ट्विग स्टेट को पेश किया है। ठीक है साथियों। ट्विग स्टेट सांख्यिकी शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और वंशावली अध्ययनों में त्रुटियों को कम करता है। और यह एक उच्च रिजोल्यूशन सटीक व्यक्तिगत स्तरीय वंशावली विश्लेषण प्रदान करता है साथियों। और जो इसकी कोडिंग है वो C++ में हुई है साथियों, और सांख्यिकी भाषा जो है वो R का उपयोग करती है। और ट्विग स्टेट विशेष ऐतिहासिक अवधियों का बारीक विश्लेषण करने में भी सक्षम है साथियों। ठीक है साथियों ये उपकरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है साथियों? आपके ऑप्शन है 5.4%, 6.4%, 7.4% या 8.4%। साथियों इसका सही उत्तर देने का आप प्रयास करें कि अनुमानित GDP विकास दर क्या है। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है 6.4%। ठीक है। ये सकल घरेलू उत्पादन GDP 6.4% बनने का अनुमान है वित्तीय वर्ष 24-25 में। ठीक है साथियों। और ये डेटा कौन देता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया है साथियों? आपके ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, नई दिल्ली दिल्ली, भुवनेश्वर उड़ीसा या बेंगलुरु कर्नाटक। साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8 से 10 जनवरी 2025 तक इंडस फूड 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा साथियों? तो इंडस फूड 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा साथियों? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा या बेंगलुरु। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जा रहा है साथियों? तो सही उत्तर आप सभी को पता है, भुवनेश्वर। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं साथियों। आप जो पीएम मोदी ने आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का उद्घाटन किया है साथियों। इसका जो ड्यूरेशन है 8 से 10 जनवरी 2025 तक चलने वाले ये कार्यक्रम भारतीय प्रवासियों के योगदान का जश्न मनाता है। ठीक है, और इनमें 75 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग लेते हैं। ठीक है, इस वर्ष के सम्मेलन का जो विषय साथी वो क्या है? विकसित भारत का एनआरआई का योगदान। ठीक है, जो भारत के विकास में एनआरआई की भूमिका पर जोर देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो साथियों सही उत्तर है घाना। आइए इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अब जॉन ड्रामानी महामा ने दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आधारिक तौर पर घाना के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली साथियों। उनका शपथ ग्रहण समारोह 7 जनवरी 2025 को अक्रा के ब्लैक स्टार स्क्वायर में हुआ है, जिसमें लगभग 20 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों और हजारों समर्थकों सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए हैं। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे को। आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय में महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए तुहिन कांता पांडे को नया राजस्व सचिव और अरुणीश चावला को विशेष और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया साथियों। ठीक है, और ये फेरबदल 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट से कुछ सप्ताह पहले हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शंस हैं, हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, हिंदी एकता और वैश्विक सहभागिता, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक स्वर, या हिंदी एकता विश्व एकता। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कि इस बार का विश्व हिंदी दिवस का विषय क्या था। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, एकता एवं सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक स्वर इस बार का हिंदी दिवस का विषय था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि थीम क्या थी? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। और ये दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। इसका उद्देश्य क्या होता है? हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और इसके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम हिंदी को बढ़ावा दें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथ। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है साथियों? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलोर। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, बेंगलोर। आइए इसके बारे में देखते हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाएगा साथियों। यह एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है और इसका ये 15वां संस्करण है साथियों। और इस बार का जो विषय क्या है? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है साथियों, पहले 3 दिन वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निर्धारित थे, जबकि 13 और 14 फरवरी को आम जनता के लिए कार्यक्रम होंगे। तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में।